जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। उम्मीद है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार, एकदम बेहतर वाली चल रही है। एक बार सभी को बताएंगे कि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है, मैं आपको ठीक से नज़र आ रहा हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और एक विराम के बाद में एक रेस्ट के बाद में जब हमारी शुरुआत होती है सोमवार की, तो ये बड़ी ऊर्जात्मक शुरुआत होती है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट ऑलरेडी हमें मिल चुका होता है। अब आप सभी को करना क्या है कि ये एक सप्ताह की शुरुआत है, एक सप्ताह आपके पास पूरा है, तो आपको आज ही अपने मन में ये सोचना है, ये प्रण लेना है कि पिछले सप्ताह अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई थी, या मान लीजिए किसी दिन मैंने अपना वेस्ट कर दिया जिसका सोते समय मुझे रिग्रेट हुआ, तो ये रिग्रेट मैं इस सप्ताह तो नहीं होने दूंगा। वैसे भी दोस्तों अगले सप्ताह दिवाली है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, आपका समय उसमें भी थोड़ा बहुत जाएगा, जाना भी चाहिए। तो इसलिए हमें इस सप्ताह को, इस वीक को बहुत अच्छे से गुजारना है। चलिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। रही यार, रेलवे साइंस की बुक अभी इंग्लिश में नहीं है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो शुरू कर दिया जाए आज इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 को, विद्युत के पार्ट 3 को। उससे पहले आपको याद हो अगर मेरी शुक्रवार की क्लास की हाथ जोड़कर की गई रिक्वेस्ट, जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि भैया जी आपको जो आज सिखाया जा रहा है प्रतिरोध के बारे में, रो के बारे में, आर के बारे में, कृपया उसे बहुत ध्यान से पढ़कर आए। या फिर ये सदियों पुरानी बात हो गई है आपके लिए? तो शुक्रवार को तो यार 3-4 दिन हो गए, इतनी पुरानी बात पूछने की हमसे कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है? ऐसा तो नहीं है? अगर नहीं है तो बताइए कि हाँ, यहां तक का डिस्कशन हमारा हो चुका था कि प्रतिरोध का जो ओरिजिनल सूत्र है वो है आपका ml/n/e² टाउ ए, और इसमें आने वाले हर एक पैरामीटर के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। ना तो प्रतिरोध का सूत्र I बराबर V बटे आर है, ना R बराबर V बटे आई है। यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट एक बार हम सब करें कि R बराबर ml/n² टाउ ए, ये R का प्रतिरोध का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल जड़ से सूत्र होता है। और इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं वो भी तमाम चीजें हमने देख ली थी। अब अगर क्लियर है तो यहां से आगे मैं कहानी को लेकर चलूंगा। फटाफट हम सब करिए। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर मैं फिर से उसी चीज को दोहराऊं तो हमने क्या क्या देखा था कि ये एक वायर है, ये एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है l, और इसका मास कितना है m। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज e है, और इसका जो एरिया है ये a है, और इसमें रिलैक्सेशन टाइम ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन टाउ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज इनमें से बदल सकती है और कौन सी चीज नहीं बदल सकती है। मैंने कहा आपने एक इतना बड़ा तार ले लिया, तो अच्छा ये सोचिए, तार छोड़िए, ये m है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10⁻31। क्या तार को छोटा या बड़ा करने से ये बदलेगा, या चलो कुछ भी करने से क्या ये बदल सकता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो कभी भी नहीं बदल सकता। ऐसा थोड़ी है तुम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खिला दो, ले भैया इलेक्ट्रॉन खा ले 4 रोटी, तेरा थोड़ा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी बढ़ सकता है। n क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी कभी नहीं बदल सकती है, ये भी फिक्स होती है। E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, 1.6 गुणा 10⁻−19 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में टक्कर मारता है, तो ये भी टाइम नहीं बदलता है, ये भी एक तापमान के हिसाब से फिक्स हो जाता है। देखिए ऊष्मा वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि तापमान बढ़ेगा तो टक्कर ज्यादा तेजी से लगेंगी। तो टक्कर का ज्यादा तेजी से या स्लो लगना निर्भर करता है तापमान पर। अगर मैं कहता हूं कि तापमान फिक्स है, इस तार का तापमान नहीं बदल रहा है, तो जितना तेजी से वो टक्कर मार रहा है उतना ही मारता रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये है नियतांक, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो ना बदले, जो चेंज ना हो। तो ये चारों कैसे हो गए? नियतांक हो गए, कांस्टेंट हो गए, नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट। और देखिए एक चीज आप समझिए, जैसे एग्जांपल मान लो 2 कांस्टेंट लेता हूं मैं, संख्याएं सब नियत होती हैं, संख्याएं कांस्टेंट होती हैं। भाई मुझे बताओ कि अगर 3 मैं कहता हूं 3, तो 3 का मतलब क्या है? 1 + 1 + 1, वो 10 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, और 50 साल बाद भी वही रहेगा। तो संख्याएं कांस्टेंट होती हैं, वो कभी नहीं बदलती हैं, है ना? तो मेरे भाई
संख्याओं को अगर आप गुणा करो या आप संख्याओं का डिवाइड करो, उत्तर क्या आएगा? 2 दूनी 4, यहां क्या आ जाएगा? 2। एक संख्या ही आएगी। मेरे कहने का मतलब है, आप बड़ी गहरी बात समझो कि अगर नियतांकों की आप गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो, चाहे घटाना करो, उत्तर भी एक नियतांक ही मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जब एक सूत्र में बहुत सारे नियतांकों के गुणा भाग हो रहे होते हैं तो उन सब से मिलकर एक नियतांक बना लेते हैं। और मैंने ये मान लिया कि इन सब से मिलकर, जैसे आप यहां देखो ना, ये सब कैसे मिल रहे हैं? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। भाई इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये भी एक नियतांक ही आएगा। और मैंने इस नियतांक को क्या मान लिया? ये भी एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, और मैंने उसको नाम दे दिया रो। ये मैंने नाम दे दिया RHO, रो। ये रोने वाला रो नहीं है, ये वैज्ञानिक का सरनेम है, RHO, रो। ये बात आपको समझ आ गई? यहां तक एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखते चलिए, बड़ी गहरी बातें हैं ये। चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो हमें गहरा पढ़ना पड़ेगा। m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, इन सब से मिलाकर एक नया नियतांक आ गया और मैंने इसका नाम रो दे दिया। अब ये सिर्फ एक नाम दिया गया है। अगर कोई इसको शुरुआत में वैज्ञानिक y दे देता तो ये y ही हो जाता, अगर इसको अल्फा दे देता तो अल्फा हो जाता। इसको तो एक नाम देना था। तो जिन वैज्ञानिकों ने खोज की उनका सरनेम रो था, तो उन्होंने इसका नाम रो के नाम पर रख दिया। ठीक है, यानी कि मैं m अपॉन n e स्क्वायर टाउ की जगह क्या लिख सकता हूं? रो लिख सकता हूं। ठीक है, कौन बचा? L और A, L और A। अच्छा, तुम कहोगे कि L और A को नियतांक में क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि L और A नियतांक नहीं हो सकते। भाई L को तो आप आराम से चेंज कर सकते हो, L कैसे नियत रह सकती है? अगर आप कहो कि भैया इस तार की लंबाई आज 1 मीटर है, ये हमेशा ही 1 मीटर रहेगी, क्या ऐसा संभव है? भाई तार की लंबाई को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। एरिया, मोटाई को घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। इनफैक्ट अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो तार पतला होगा, पतला होने का मतलब उसका एरिया घटता चला जाएगा। अगर किसी तार को दबाओगे तो वो मोटा होगा, मतलब उसका एरिया बढ़ेगा। तो लेंथ और एरिया कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते, वो तो बढ़ेंगे जब तक सवाल में स्पेशली इस बात को ना कह दे। अगर वो कह दे कि ठीक है भाई लंबाई कांस्टेंट है, तो मैं ये मानूंगा अब वो लंबाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। और अगर वो नहीं कह रहा है कुछ भी, तो फिर तो मुझे मानना पड़ेगा कि भाई लंबाई के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, R बराबर रो इंटू L बटे A। और इस नियतांक का नाम क्या है? नियतांक का मतलब होता है एक ऐसा अंक जो नियत रहेगा, बट उसका नाम भी तो कुछ होगा। इसका नाम हमने यहां दिया रो का मतलब हमने यहां इसको बोला प्रतिरोधकता, कि तुम क्या हो? प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो आपको समझ में आया कि रेजिस्टिविटी का सूत्र क्या होता है। रेजिस्टिविटी का सूत्र है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। और रेजिस्टिविटी जो है, तार की प्रतिरोधकता जो है, उसको प्रतिरोध के सूत्र में इस तरह से सेट कर दिया जाता है। आपने शायद ये फॉर्मूला कहीं भी पढ़ा हो सकता है। क्लियर है सभी को? R बराबर रो इंटू L बटे A। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या बवाल है? तो आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, एक बवाल है, एक कांस्टेंट है। क्या है? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ से मिलने वाला। सवाल आएगा कि बताइए तार की प्रतिरोधकता किन किन कारणों पर निर्भर करती है? पहला, क्या द्रव्यमान पर निर्भर करती है? जी हां। क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है? जी हां। क्या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है इस बात पर निर्भर करती है? जी हां। क्या टाउ रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है? जी हां। अच्छा, और मुझे बताइए कि रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम जो है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये तापमान पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? और टेम्परेचर पर भी ऐसे डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो जल्दी जल्दी ये टक्कर मारेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने का मतलब अणुओं की ज्यादा तेजी से गति, तो ये ज्यादा तेजी से टक्कर मारेगा। यानी कि जितना तापमान बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा। ये रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा। तो ये इनडायरेक्टली तापमान पर भी निर्भर कर रही है। भाई अगर ये तापमान पर निर्भर कर रहा है तो फिर ये भी तापमान पर निर्भर करेगी, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तार की प्रतिरोधकता किन किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता इन इन कारणों पर निर्भर करती है।
जबकि प्रतिरोध जो है वो इन सारे कारणों पर निर्भर करता है, यानी एल और ए और उसमें फालतू आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे आप कि किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं? मैं कह दूंगा भाई देखो, एम भी अफेक्ट करता है, एन भी अफेक्ट करता है। एम, पहले एल लिख लो, एम करेगा, एल करेगा, एन करेगा, ई करेगा, टाउ करेगा और ए करेगा। अब ये कैसे कैसे करेंगे, क्या इनको हम डिटेल में लिखें? एक बार बताएं कि भाई लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब ये उल्टा संबंध सबको याद हो गया होगा ना अब तो, कि इसके साथ इसका सीधा समानुपाती का संबंध है और इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी कि ऊपर वाले पैरामीटर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नीचे वाले पैरामीटर्स के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताइए फटाफट से, क्लियर करिए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। क्या इसे अब लिखने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं भाई। अविनाश बाबू, मैं एक वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आपका डाउट एक वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा मैं। अब उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं, इनके अलावा भाई ये तापमान पर भी निर्भर करता है। मतलब ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पैरामीटर ऐसा भी है जो सूत्र में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है और ये तापमान पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब ये प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर टेम्परेचर के बदलने से ये बदला तो बदलेगा ये भी। तो आप लिखोगे कि भैया जी ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। तो आप लिखेंगे कि प्रतिरोध ताप या प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। एक एक बात, एक एक क्वेश्चन है जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, प्रतिरोध की ताप पर कैसे निर्भरता होती है। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, याद रखना, ये चालक के लिए है, ये कंडक्टर्स के लिए है, याद रखेंगे। तो हमने ये देखा, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर मैं तापमान को बढ़ाऊं तो क्या होगा। मैं यहां ताप का कॉलम बना लेता हूं, टेम्परेचर का कॉलम बना लेता हूं, और मैं कह रहा हूं कि तापमान को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, और मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूं किस किस का। एक सेकंड रुकना, मैं तीनों तरह के मटेरियल्स का रेजिस्टेंस देखूंगा। मैं चालक का देखूंगा, यानी कि कंडक्टर्स का देखूंगा। मैं कुचालक का देखूंगा, यानी कि इंसुलेटर का देखूंगा। मैं अर्धचालक का देखूंगा, यानी कि सेमी कंडक्टर का देखूंगा। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, आप याद रखोगे। देखिए एक सेकंड और रुको, ये जो सूत्र पढ़े हैं हमने, ये पढ़े हैं चालक के लिए। मुझे बताओ चालक का प्रतिरोध क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तापमान के बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? तो आप ये कहोगे कि भैया जी देखो, अगर तापमान बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से टक्कर मारेगा, तो अब वो रिलैक्स कम कर रहा है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। भूलिए सुनो, तो तापमान के बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए तुम चालकों को ठंडा रखने की कोशिश करते हो। आपका जो सीपीयू होता है उसमें पंखा लगा के, इन्वर्टर में भी आप पंखा लगाए रखते हो। इवन अगर आप कभी ऐसी जगहों पर जाओ
जहां पर बहुत ही संवेदनशील चालक लगे होते हैं तो उनके लिए एसी तक लगाई जाती है। जैसे एक कंपोनेंट होता है स्काडा पैनल, तो स्काडा जो है एमसीबी वगैरह से ऑपरेट होता है, पीसीबी से, तो उसके लिए हम ठंडा करने के लिए एसी तक लगाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर चालक का तापमान बढ़ने पर जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है, बढ़ता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुचालकों की बात करूं, थोड़ा समझना, ये सूत्र कुचालकों के लिए नहीं था, ये केवल चालकों के लिए था। कुचालक के लिए हम डायरेक्टली समझेंगे। तुम कहो कुचालक के लिए कोई फॉर्मूला, उसका प्रतिरोध ही के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्रतिरोध को तुम समझ जाओगे। देखिए चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। अगर उसे ताप भी दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन वही गति कर रहा है ना, चल ही नहीं पा रहा। टक्कर मारना छोड़ो एक दूसरे से, वो बंधे पड़े हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे पड़े हैं, यहां से हट ही नहीं पा रहे। अब मैंने इनको तापमान देना शुरू किया तो हल्के हल्के से ये हटे और एक दूसरे में हल्की हल्की टक्कर मारना इन्होंने शुरू किया। यानी कि इनमें तो तापमान के बढ़ने से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, किसके अंदर, कुचालकों के अंदर, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्री मिल ही नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त मिल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हल्की सी, बहुत हल्की सी चालकता इनकी बढ़ जाती है, लेकिन वो ना के बराबर होती है। तो हम यही मानते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता, वो ना के बराबर है। कुचालकों में क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, आगे देखें अर्धचालक। अर्धचालक कौन होते हैं? देखिए अर्धचालक होते हैं जिनमें आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और आधे अधूरे भी नहीं होते। ईमानदारी से अगर हम देखें तो 10 लाख इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है अर्धचालकों में। कुचालकों में करोड़ों में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हो ना भी हो। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अर्धचालकों में होगा। बट 10 लाख इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन अगले 10 लाख के इलेक्ट्रॉनों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तापमान के बढ़ने से उससे जाके टकराएगा, तो इसकी चालकता हल्की सी बढ़ेगी। तापमान के बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब आप ये इमेजिन करिए कि अर्धचालकों में तो तापमान बढ़ना फायदेमंद है। अब फायदेमंद का मतलब क्या है, प्रतिरोध घट रहा होगा। तो कुचालकों का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, यानी कि डिक्रीजेज। भाई ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां से सीधा सवाल आ जाता है कि बताइए असल में हम क्या पढ़ के चले जाते हैं कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, लेकिन आप देखिए ना वो केवल चालकों के लिए है, कुचालक और अर्धचालक के लिए अलग अलग चीजें हैं। करिए फटाफट से थम्स अप। अरे भाई अविनाश बाबू, आप हर एक क्लास में यही पूछ रहे हैं कि इस क्लास से बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी हो जाएगी। मेरे मित्र, आप बीएसएफ आरओआरएम के ना पिछले साल के पेपर को एनालाइज करिए, आप हिल जाओगे महाराज। एकदम नीट लेवल के सवाल पूछे गए हैं। तो कुछ साथी शायद आप ही थे, वो याद थे, या ग्रुप डी में आप पूछ रहे हो, मत करो ऐसे। आपको मैं एक उचित सलाह दे रहा हूँ कि बीएसएफ आरओआरएम के लिए किसी अन्य क्लास में जाकर पूछो ही मत कि इससे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बीएसएफ आरओआरएम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रही हो, बीएसएफ आरओआरएम की और एडब्ल्यूओटीपीओ, इन दो साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो किसी दूसरी क्लास में जाके पूछो ही मत कि उससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। बीएसएफ आरओआरएम और आपका एडब्ल्यूओटीपीओ दो स्पेशल क्लास, जहां इनकी कोई ये कह रहा हो कि भाई हम एडब्ल्यूओटीपीओ के लिए ही पढ़ा रहे हैं, हम बीएसएफ आरओआरएम के लिए ही ये क्लास है, वही क्लास लो बस, बाकी वो किसी से नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अब मेरा आपसे सवाल है कि प्रतिरोधकता की जो ताप पर निर्भरता है, ये तो रेजिस्टेंस की हो गई, क्या रेजिस्टिविटी की भी ऐसी ही निर्भरता होगी या कोई फर्क होगा? आपके हिसाब से क्या है, बताइए। इलेक्ट्रॉन पर तो सेम चार्ज नहीं होता है, फिर वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे? वो तो रिपेल होना चाहिए, मतलब तो वो पोटेंशियल की वजह से होते हैं ना, पोटेंशियल की वजह से। पीछे से आप वोल्टेज भी तो दे रहे हो उनको, उसी की वजह से वो जुड़े हुए, एक धक्का मिल रहा है उनको पीछे से, इसीलिए वो जुड़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से प्रतिरोधकता के साथ कैसा होना चाहिए? ये तो प्रतिरोध के साथ हो गया, प्रतिरोधकता के साथ क्या होना चाहिए? तो हमने अभी तक मतलब ये देख लिया कि जो प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, वो एम एल एन ई टाउ ए, इन सब पर निर्भर करता है।
अब मैं और एक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। आओ जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिरोध के लिए। अब आ जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने पढ़ा m/n/e² टाउ। ठीक है, तो इन पर तो डिपेंड करती है भाई, ये तो कारक हैं ही। उसके अलावा टेम्परेचर भी कारक है, तापमान भी एक कारक है। तो ताप पर निर्भरता कैसी होती है, यानी कि डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। बताइए कैसी होती है? उल्टी होगी, उसी के जैसी होगी? तो बिल्कुल उसी के जैसी होनी चाहिए। क्यों? अरे फर्क ही कितना सा है। देखो भाई फर्क क्या है, आप प्रतिरोध का फॉर्मूला देखो ml/n/e² टाउ ए, और आप प्रतिरोधकता का देखो m/n/e² टाउ। तो देखो प्रतिरोध ये कह रहा है कि भाई मैं इन सारी चीजों पर डिपेंड करता हूं। प्रतिरोधकता क्या कह रही है, केवल इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी चीजों पर तो मैं भी डिपेंड कर रही हूं ना। तो प्रतिरोध भी ताव के साथ, शांतिकाल के साथ ऐसे ही संबंध रखता है, प्रतिरोधकता भी वैसे ही संबंध रखती है। तो जो फर्क तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध पर पड़ रहा है, वही फर्क यहां भी पड़ना चाहिए। तो प्रतिरोधकता की निर्भरता भी बिल्कुल वैसे ही होती है प्रतिरोध पर, तापमान पर, जैसे प्रतिरोध की होती है। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे रेजिस्टेंस की होती है। तो मैं यहां ऐसे ही लिख रहा हूं कि प्रतिरोध के जैसी। अरे पेपर में ये मत ढूंढना कि ये ऑप्शन कहां मिलेगा, प्रतिरोध के जैसी, सेम एज रेजिस्टेंस। सेम एज रेजिस्टेंस का मतलब जैसे रेजिस्टेंस तापमान के साथ घटता बढ़ता है, वैसे ही प्रतिरोधकता भी। ठीक है, फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। हाँ जी क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। लविश गुज्जर देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज मल्टीपल कमेंट कोई भी मत करो। चलो, तो ये बात हो गई हमारी यहां तक क्लियर कि प्रतिरोधकता को ये कारक प्रभावित करते हैं और प्रतिरोध को ये कारक प्रभावित करते हैं। देखिए फर्क सिर्फ किस बात का है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि प्रतिरोधकता ये कह रही है कि भैया मैं इन 4 पैरामीटर पर डिपेंड करूंगी, प्रतिरोध कह रहा है मैं 4 की जगह 6 पर डिपेंड करता हूं। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं और अब देखें कि क्या वाकई में आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की एक संपूर्ण जानकारी हो पाई है। अच्छा, उससे पहले इन दोनों के मात्रक और लिख लो, है ना। प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिरोधकता का मात्रक लिखो। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम को इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हो OHM, और अगर आप इसका सिंबल बनाना चाहो तो सिंबल हो जाता है ये। जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हो जाएगी आपकी ओम मीटर। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ओम मीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम मीटर। ठीक है, चलिए मुझे यहां तक आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि ये होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, चलो अब आपसे सवाल पूछता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि धारा का मान, एक सवाल लिखो, धारा का मान 3 गुना करने पर प्रतिरोध होगा, यानी कि ऑन ट्रिपलिंग द करेंट रेजिस्टेंस विल बी। धारा का मान 3 गुना करने पर प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा।
ए बी सी डी। अच्छा मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूं धारा और प्रतिरोध का, आपको याद ना हो तो I बराबर V बटे R। हालांकि अभी हम इसको पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओ कि कितने गुना हो जाएगा। तो अगर हम धारा का मान 3 गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस फॉर्मूले को चाहे तो आप ऐसे भी लिख लो कि R बराबर V बटे I। अब देखो धारा का मान 3 गुना कर रहे हैं यानी इसको बढ़ा रहे हैं, तो बताओ प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। 3 गुना 1 बटे 3 गुना 9 गुना 1 बटे 9 गुना। बताओ, या इसको लिखो नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सुशील, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। प्रिंस सिंह काहे को ओवर दिमाग लगाते रहते हो भाई, टॉपिक समझो। चैप्टर खत्म क्यों खत्म हो जाएगा चैप्टर, मैंने ऐसा बोला है क्या। मैं बस यही तो कह रहा हूं, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का। तो आप लोगों ने ये देखा कि हमने यही तो सीखा है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। अब आप कह रहे हो इसको अगर 3 गुना बढ़ा रहे हो तो ये 3 गुना घट जाएगा, ये दिमाग आप लोगों ने लगाया है। जबकि मैं आपसे कहते कहते थक गया कि भैया ये प्रतिरोध का ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है। महाराज ये प्रतिरोध का ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, प्रतिरोध का ओरिजिनल फॉर्मूला है ml/ne² टाउ ए। और आंखें खोलो, मुंह को धो लो और ये देखो कि क्या धारा को 3 गुना बढ़ाने पर इनमें से कोई भी चीज प्रभावित हो रही है। उत्तर आएगा नहीं। कोई तार है यार, इसमें तुम धारा को 3 गुना बढ़ा दो, इसकी लंबाई बढ़ेगी क्या, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बढ़ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनों का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, श्रांति काल, कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर आप धारा को 3 गुना करो, 10 गुना करो, 50 गुना करो, इसमें धारा है ही नहीं, इसमें धारा है ही नहीं। तो भैया प्रतिरोध तो इनको बढ़ाने पे बढ़ेगा, इनको बढ़ाने पे घटेगा, धारा तो इसमें है ही नहीं। तो तुम कहोगे नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, नो चेंज। तुम बहुत ठोक के दावा करते हो ना, भैया बहुत स्लो चल रहा है, भैया तेज तेज पढ़ाओ, थोड़ा तेज तेज पढ़ाओ। ये स्थिति है आपकी। इस स्थिति में तो आप ये कहते हो भैया तेज तेज पढ़ाओ, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। इसलिए स्लो पढ़ाया जाता है ताकि इन सवालों को आप कर आए, इन सवालों को आप कर पाए। ये है लेवल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और एग्जामिनर को पता है कि आप कहां ढेर हो जाओगे, उसको पता है कि आप V बराबर IR से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। क्या भैया आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है कि इस सवाल का उत्तर कोई प्रभाव नहीं क्यों होगा, या अभी भी रट ही ली है ये बात कि नो चेंज। अब रटी तो नहीं, अब समझ में आ गई ना। भाई साहब वोल्टेज और करंट पे प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तुम ये मत सोचना कि फॉर्मूले में जो दिख रहा है वो सब कुछ सही है, नहीं यार, ये केवल दिखाने के लिए है। देखो भाई 3 गुना ये बढ़ेगा ना तो ये बढ़ जाएगा, आगे भाई मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट प्रतिरोध का ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ये मूल फॉर्मूला नहीं है प्रतिरोध का। अगर चलो एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। मान लीजिए तुमने एक बनाना शेक बनवाया, उसमें मान लीजिए काजू पड़ा हुआ है। अब और उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, केले भी पड़े हुए हैं, दूध भी है, पानी भी है, काजू भी है। तो तुमने दुकानदार से शिकायत करी कि यार भैया जी ये तो काजू जो है ना छोटा है, इसको थोड़ा बढ़ाओ। तो क्या काजू के साथ जो भी चीज़ें वहाँ हैं, कौन कौन है, केला है, दूध है, पानी है, क्या उन तीनों में से किसी भी चीज़ को घटाने बढ़ाने पर काजू का साइज घट बढ़ जाएगा? अरे नहीं यार, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काजू का जो पेड़ है तुम्हें उसकी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर काजू के पेड़ की लंबाई बढ़ने से काजू की लंबाई बढ़ती है तो लंबाई बढ़ाओ। अगर काजू के पेड़ में पानी ज़्यादा डालने से लंबाई बढ़ती है तो बढ़ाओ। अगर कोई उर्वरक डालने से बढ़ती है तो बढ़ाओ। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर ये काजू उस शेक में पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो कि मैं केले को बढ़ा देता हूँ तो काजू बढ़ जाएगा। भैया वो उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा यार। अगर तुम्हें ये काजू का पेड़ है, ये पूरा काजू का पेड़ है, काजू इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर आप काजू की लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो इन दोनों को बढ़ाओ और इन सबको घटा दो तो काजू की लंबाई बढ़ेगी। समझ गया? ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। अब आप उम्मीद है गहराई से समझ गए होंगे। बिल्कुल हो जाएगा सॉन्ग क्या ये MPSI के लिए। चलिए अगला सवाल, और थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है? कहीं वहां बिल्कुल बुद्धि को गड़बड़ कर दो।
बताइए, तार की लंबाई 3 गुना करने पर, तार की लंबाई 3 गुना करने पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कितने गुनी हो जाएगी, बस ये सवाल है। ठीक है, प्रतिरोधकता आगे क्वेश्चन मार्क। ऑन ट्रिपलिंग द लेंथ, ऑन ट्रिपलिंग द लेंथ रजिस्टिविटी विल बी, चलो इसका आंसर ऐसे ही करो बगैर ऑप्शन के। बताइए आपको क्या लगता है कि रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप तार की लंबाई को 3 गुना कर दें तो रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, 3 गुनी हो जाएगी, तिहाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम गजब, वेरी गुड। अच्छा, कौन सा सूत्र लगाया है तुमने, मुझे ये और बता दो। तुम 3 भी कर रहे हो, 9 भी कह रहे हो, कुछ कह रहे हो नो चेंज, कौन सा सूत्र लगा रहे हो? जो साथी ये कह रहे हैं कि 3 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, वो सूत्र कौन सा लगा रहे हो? मैंने जो सिखाया आपको रजिस्टिविटी का सूत्र ये सिखाया, ये है आपका m/n/e² टाउ। बताओ इसमें कहाँ आ रही है तार की लंबाई? अरे महाराज तुम यार पता है किसका उत्तर कर रहे हो, दिल से लगा के बैठ जाओगे एकदम, तुम इसका उत्तर कर रहे हो भाई साहब। तार का प्रतिरोध लंबाई के साथ बदलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके सूत्र में आ रही है ये, प्रतिरोधकता के सूत्र में कहां लंबाई आ रही है? अपनी स्थिति पहचान गए तुमने अगर देखो हर एक विषय को सिर्फ इतना ही ऊपर से पढ़ा है तो मेरी बात मानो, बात नहीं बनेगी। आपको हर एक विषय को थोड़ा सा ऊपर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको गहराई में पढ़ना पड़ेगा। भैया वो लंबाई पर निर्भर ही नहीं करती है महाराज, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। ठोक के जवाब देना कि भैया जी प्रतिरोधकता पर नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, ना तो प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करती है। अब तुम रेजिस्टेंस का उत्तर कर रहे हो, मैंने पूछा है रजिस्टिविटी। सोचो यहां बिल्कुल विदाउट प्रेशर बैठकर आप सवाल गलत कर रहे हो, केवल किसकी वजह से? ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है, सीखा तो तुमने अभी अभी है, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। आपने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता नहीं पढ़ा, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ही नहीं पढ़ा। तो यहां पर अगर आप फ्री बैठकर क्वेश्चंस गलत कर रहे हो और अभी के पढ़े हुए, तो एग्जाम में आपकी एफिशिएंसी 20-30% कम ही निकल के आएगी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। अगर एग्जाम में ये गलत पढ़ लिया तो गलत ही पढ़ते चले जाओगे। एग्जाम में तो 4 अट्ठे अगर 33 पढ़ लिया ना तो चेक करने में भी 4 अट्ठे 33 ही निकलेगा मुंह से, ये हालत हो जाती है एग्जाम में। बोलो एक बार फटाफट से क्लियर करो कि हाँ जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। हाँ, ये बस ये आपको ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, नहीं आता था बट आपने सीखा अभी। अभी क्या समस्या है आपके अंदर? अभी तो समस्या ये है कि आपने बस जल्दबाजी की है। ठीक है, चलिए यहां तक मुझे ये बात समझ में आ गई है। मतलब मैंने बस ये देखा कि प्रतिरोधकता m/n/e टाउ के साथ बदल सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक तार है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ये एक तार है सिल्वर का, ठीक है, यानी कि चांदी का। मैंने इतना ही एक और तार ले लिया सोने का, या मान लो कॉपर का ले लिया, व्यवहारिक बात करते हैं थोड़ी, कॉपर का ले लिया मैंने, यानी तांबे का तार मैंने एक ले लिया, एक चांदी का तार है, एक कॉपर का तार है। सॉरी, मुझे बताइए कि ऐसा करने से क्या क्या चीज बदल गई। अच्छा, लंबाई और क्षेत्रफल मान लो मैंने सेम ही रखा है, ठीक है, ये लंबाई और क्षेत्रफल में बदल भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, मैं कहता हूं कॉपर का दूसरा तार मैंने थोड़ा सा ज्यादा लंबा ज्यादा सा मोटा ले लिया। मुझे बताइए क्या क्या चीज बदल जाएगी? देखो, क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है इतनी ही बड़ी चांदी हल्की हो और तांबा भारी हो, हर एक तार का अपना एक घनत्व अलग होता है, भारीपन अलग होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं पूछ रहा हूं वो उत्तर करो। तो क्या m चेंज होगी? जी हाँ, m चेंज होगी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है चांदी के अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अपना गुण है वो, कॉपर का अपना गुण है। भाई मान के चलो एक पेटी में जितने सेब आएंगे जरूरी थोड़ी है उतने ही बेर आ जाएंगे,
वेट तो ज्यादा आ जाएंगे, तो वो उसका अपना एक आयतन है। क्या ई का मान चेंज होगा? ई चेंज नहीं होगा। क्या टाउ चेंज होगा? भाई बिल्कुल चेंज हो सकता है। हो सकता है चांदी में अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हो, इसमें अच्छी तरह से ना चलते हो, जबकि ऐसा होता ही है। तो देखिए, अगर आप एक वायर भाई बदल देते हो ना, अगर एक तार का मटेरियल बदल देते हो, तो एम एन ये सब बदल जाता है, और ये सब बदल जाएगा तो मैं कहूंगा प्रतिरोधकता बदल जाती है। यानी प्रतिरोधकता बेसिकली किस चीज को बदलने से बदलती है? आप या तो ये कहो कि एम एन ई टाउ को बदलने से बदलती है, या आप ये कहिए कि वो तार का पदार्थ बदलने से बदलती है। मतलब अगर आपने ये कह दिया ना तार का पदार्थ बदल गया, तो इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि ये और ये चीजें बदल गई, और ये बदलेंगी तो प्रतिरोधकता डेफिनेटली बदलेगी, रजिस्टिविटी बदलेगी। तो तार का, और यही सिर्फ एक तरीका है प्रतिरोधकता को बदलने का, कि आप तार का पदार्थ बदल दो या उसके तापमान को कम ज्यादा कर दो, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहां भी आप देखो, यहां भी आप देखो, इन चीजों पर केवल तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो आप कहोगे कि तार की प्रतिरोधकता बदलने का सिर्फ मेरे पास एक तरीका यह है कि या तो मैं एम एन ई टाउ को चेंज करूं, और अगर आप ये कह रहे हो कि भैया मैंने तो तार ही बदल दिया, तार का मटेरियल ही बदल दिया, तो प्रतिरोधकता बदल जाएगी। तो नोट डाल के आप लिखेंगे कि, नोट डालकर लिखिए कि तार का पदार्थ बदलने पर, पदार्थ को कई बार वो सामग्री भी कहता है, तार का पदार्थ बदलने पर प्रतिरोधकता बदल जाती है, प्रतिरोधकता बदल जाती है। यानी कि ऑन चेंजिंग मटेरियल ऑफ वायर, ऑन चेंजिंग मटेरियल ऑफ वायर रजिस्टिविटी चेंजेस। अब कोई ये तो नहीं कह रहा भैया मैं तो कंफ्यूज हो गया, भैया मैं तो कंफ्यूज इसलिए हो गया, कभी तो तुम कहो कि इन्हें बदलने से बदलेगी, कभी कहो तुम तार का पदार्थ बदलने से बदलेगी। अरे भैया ये दोनों बात एक ही है। तुम तार का पदार्थ बदल रहे हो मतलब इन्हीं को बदल रहे हो, ये सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ठीक है भैया, बताइए जरा कि हाँ प्रतिरोध बदल जाए, प्रतिरोधकता बदल जाएगी, रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। फटाफट से एक बार बताइए कि हाँ जी क्लियर है। ठीक है, चलो अब अच्छा बताओ एक चीज अगली और, तार का पदार्थ बदलने से प्रतिरोध बदलेगा कि नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो यार भैया खून पी गए ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो पी जाने दो थोड़ा सा खून, उसके बदले एक सवाल सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसकी वजह से सवाल गलत होकर सिलेक्शन एक नंबर से रुकना, उसकी वजह से सारा खून सूख जाना ज्यादा नुकसानदायक है। तो थोड़ा सा खून पी जाने दो, कोई बात नहीं है। बताओ प्रतिरोध बदलेगा कि नहीं बदलेगा तार का पदार्थ बदलने से, रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा भाई। सुनो ना, देखो फॉर्मूला क्या है, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। प्रतिरोध तो ये कह रहा है कि भाई ये बदलो चाहे ये बदलो, मैं तो बदल जाऊंगा। ये प्रतिरोध का मूल सूत्र है। तो जब ये चेंज होगी तो डेफिनेटली ये तो चेंज होगा ही होगा। देखो एक बात याद रखना कि जिन चीजों से रजिस्टिविटी प्रभावित हो रही है, प्रतिरोधकता प्रभावित हो रही है, प्रतिरोध होगा उनसे प्रभावित, क्योंकि प्रतिरोध मिलकर प्रतिरोधकता से बना है। प्रतिरोधकता प्रतिरोध से नहीं बनी है, प्रतिरोध प्रतिरोधकता से बना है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी से बना है। तो अगर रजिस्टिविटी चेंज होगी तो इसको तो चेंज होना ही पड़ेगा। अच्छा मैं ना एक समरी बना देता हूं, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा हो गया कि क्या बदलने से क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, तो फटाफट से एक समरी बना लेते हैं। और समरी क्या है सुनो, इधर लिख लेते हैं पैरामीटर, यहाँ कंक्लूजन बना लेते हैं, इधर लिख देते हैं पैरामीटर, और इधर लिखते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और इधर लिख लेते हैं प्रतिरोधकता कि किसके बदलने से बदलती है, रजिस्टिविटी। अच्छा इनको इंटरचेंज करो, क्योंकि पहले रजिस्टिविटी को देख लेते हैं। जिन चीजों से रजिस्टिविटी चेंज हो रही है रेजिस्टेंस उनसे तो होगा ही होगा। जिन चीजों से रजिस्टिविटी चेंज हो रही है प्रतिरोध उन चीजों से तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है,
तो ये है आपके पैरामीटर्स, ये है आपका रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, और ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो। अरे भैया कहीं से कहाँ जाता है रे भैया, ये देखो। अब पहला पैरामीटर है, पहले रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बारे में सोचो। पहला पैरामीटर है मास, मैं शॉर्ट में लिखता चला जाऊंगा m, ठीक है, m, दूसरा है n, तीसरा है e, चौथा है टाउ, ठीक है, पांचवा है l, और छठवां है a। इन सबको और थोड़ा सा ऊपर लिखो, m, इसको n को ऊपर लिख लो, e को ऊपर लिख लो, टाउ को लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटती है बढ़ती है, वो तो बाद में देखा जाएगा, वो तो सूत्र के हिसाब से है। बस मैं ये देख लूंगा कि इनके हिसाब से चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो रजिस्टिविटी इन सब चीजों के साथ। और अगला एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। मुझे 5वें नंबर पे लाने दो टेम्परेचर को, टेम्परेचर यानी कि तापमान। फिर लाने दो मुझे एल को और ए को, ठीक है। छठवां, सातवां और आठवां है सामग्री या मटेरियल या तार का पदार्थ, यानी कि मटेरियल। ठीक, तो अगर हम देखें प्रतिरोधकता किन किन चीजों से चेंज होती है, एम के साथ चेंज होती है, यस, एन के साथ होती है, ई के साथ होती है, टाउ के साथ होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है प्रतिरोधकता। ठीक है, अभी आपने नोट ना किया हो तो मैं प्लीज थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, ये मत कहना कि भैया पूरा सीक्वेंस बिगड़वा दिया। आप अपना सीक्वेंस वही रख सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो चेंज कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 5, क्योंकि वो अच्छा समझ में आएगा। 6, 7, 8। क्या प्रतिरोधकता टेम्परेचर के साथ बदलती है, पदार्थ के साथ बदलती है? बिल्कुल, लेकिन लेंथ और एरिया के साथ नहीं बदलती है। ठीक है, लेंथ और एरिया के साथ नहीं बदलती। लेकिन प्रतिरोध, देखो भाई, जिन चीजों से प्रतिरोधकता बदल रही है, प्रतिरोध उन चीजों से तो बदलेगा ही बदलेगा, मतलब इससे भी बदलेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, उसके साथ लेंथ और एरिया से भी बदल जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, आगे और पढ़िए, आगे और अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे इसको। अरे यार गलत नहीं करवा रहा हूं प्रिंस सिंह, अगर पूरे 50 मिनट की क्लास में एक एक बात को गहराई से बताने के बाद में भी ये सुनने को मिले कि गलत करवा रहा हूं केवल 2 चीज़ों को ऊपर नीचे करवाने से, तो क्या यार मतलब बदले में ये मिलता है आपकी तरफ से? ये गलत नहीं है यार, गलत तो आप सीख कर बैठे थे, सोचो ना कितना गलत सीख कर बैठे थे, उसको सही करवाया है, सुधरवाया है। ठीक है, आगे चलो, 8वां हो गया, 9वां पैरामीटर आ जाओ। आप वहीं कंटिन्यू करते रहो, मेरे पास जगह नहीं है। पैरामीटर में कौन है? 9वां है धारा और 10वां है वोल्टेज। धारा यानी कि करंट, और अगला है वोल्टेज। ठीक है, तो भाई वोल्टेज के बदलने पर तो ये है रजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टेंस, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होता। करंट और वोल्टेज के चेंज होने से दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक भैया, तो ये है पूरी कहानी रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की। मेरा आपसे वादा है आज के बाद में आप कभी भी इस टॉपिक का सवाल गलत नहीं करोगे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक जितने भी हैं उनमें से एक है, इसको समझना। क्योंकि ये टॉपिक वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग है। आप देखें ना, कितना ध्यान से पढ़ने के बाद भी आप गलती कर दे रहे हैं, लेकिन आपको रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ गलती इस बात की है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अब सोचो, जिस बच्चे ने इसको सिर्फ इतना पढ़ा, क्या इस फॉर्मूले से बात बन जाती कि आप R बराबर रो इंटू एल बटे ए या R बराबर V बटे आई, मतलब जिससे आप परिवर्तन समझते हैं उससे तो कोई संबंध ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। आप जिससे इसको बदलता हुआ समझते हैं उससे तो कोई संबंध ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ते हो, लेकिन बात इससे भी बनेगी। इसमें एम एन ई टाउ कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसको और गहराई में खोल कर पढ़ना पड़ता है, तब आपको चीजें समझ में आती हैं। और फाउंडेशन बैच से पढ़ने का यही मजा है। नहीं तो फिर एक एग्जाम का प्रेशर होता है कि भाई खत्म करना है, जल्दी करना है, बट फाउंडेशन में हम हर एक चीज को बड़ी गहराई से समझ रहे हैं। चलिए, उम्मीद है
अब बहुत अच्छे से आप सभी ने इन चीज़ों को सीख लिया, आपके पहचानने से बहुत आसान हो गया, आप इतना अच्छा से समझा दिए। थैंक यू भाई, आप सभी की बहुत बढ़िया मेहनत है। साइलेंट लवर बाबू पीडीएफ आपको मिलती है इसकी एप्लीकेशन पे, पीडीएफ सॉरी इसकी पीडीएफ शायद नहीं मिलती है ना, शुरू से ये बैच पहले से चला हुआ है तो मुझे पता नहीं है इसका, मेरे हिसाब से पीडीएफ नहीं मिलती है। बाकी सभी एक बार साथ ही कंफर्म कर दो। चलिएगा, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बस इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि अब जो भी चलेगा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर ही चलेगा। कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इसका वेरिएशन देखेंगे, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।